Assalamu alaikum dear student, welcome in my YouTube channel Sir Asgar Official. Dear student, 9th class मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 7 हमने ख़त्म किया था, तो आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन और इसकी बेसिक डेफिनेशन सीखेंगे। बेटा आपके बोर्ड के पेपर में ना डेफिनेशंस काफ़ी सारी आती होती हैं, तो उसके लिए डेफिनेशन को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा चलते हैं हम डेफिनेशन के लिए बोर्ड की तरफ। बेटा यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 है जो कि है लॉजिक। लॉजिक की डेफिनेशन है यहाँ पर। लॉजिक क्या होती है? अ लॉजिक अ सिस्टमेटिक मेथड, यानी कि लॉजिक क्या है बेटा? एक सिस्टमेटिक मेथड है ऑफ रीजनिंग, सिस्टमेटिक मेथड ऑफ रीजनिंग दैट हेल्प्स इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट है उसके मीनिंग को इंटरप्रेट करने के लिए, उसके मीनिंग को समझने के लिए जो एक सिस्टमेटिक मेथड है उसको हम क्या कहते हैं? लॉजिक कहते हैं। अच्छा, एग्जामिन देयर ट्रूथ एंड ड्राइव न्यू इंफॉर्मेशन, यानी कि उसको हम एग्जामिन भी करते हैं, उसको चेक भी करते हैं कि वो ट्रू है या नहीं है, और उससे हम लोग ड्राइव करते हैं न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिस्टेंट फैक्ट्स, यानी कि जो मालूमात या जो हकीकत हमारे पास मौजूद होती है उसको इस्तेमाल करते हुए हम न्यू इंफॉर्मेशन अखज़ करते हैं, ड्राइव करते हैं, और ये सब कुछ हम किस में करते हैं? लॉजिक में करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट है लॉजिक इन एवरीडे लाइफ। लॉजिक इन एवरीडे लाइफ, तो इसमें बेटा दो चीजें हैं। नंबर 1 है इंडक्शन, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं, और दूसरे नंबर पर इसका आता है डिडक्शन, जिसे हम डिडक्टिव रीजनिंग भी कहते हैं। इंडक्शन बेटा क्या होता है? ड्राइंग अ जनरल कंक्लूजन फ्रॉम द लिमिटेड ऑब्जर्वेशन, यानी कि कोई हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लिमिटेड, उससे हम लोग एक नतीजा अखज़ करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, वो क्या कहलाता है? इंडक्शन कहलाता है। अच्छा, उसके में एग्जांपल भी है बेटा। एग्जांपल क्या है जी? एक्सपीरियंसिंग एलर्जिक रिएक्शन आफ्टर फ्यू पेंसिलिन इंजेक्शन, यानी कि कुछ पेंसिलिन के इंजेक्शन लगाने के बाद हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि इससे क्या होती है? एलर्जी होती है, ये एलर्जिक हैं। तो वी कंडक्टिंग एन एलर्जी टू पेंसिलिन, हमने क्या कंडक्ट किया? हमने इससे क्या रिजल्ट निकाला कि पेंसिलिन से क्या होती है? एलर्जी होती है, यानी कि पेंसिलिन क्या है? एलर्जेटिक है। तो ये क्या हो गया बेटा? हमारे पास इंडक्शन होगी। हमने क्या किया? कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन की, लिमिटेड ऑब्जर्वेशन की, उससे हमने एक रिजल्ट निकाला, तो ये हमने क्या किया जी? इंडक्शन की। उसके बाद क्या आता है बेटा? नेक्स्ट है हमारे पास डिडक्शन या डिडक्टिव रीजनिंग। ये क्या होती है? ड्राइंग a conclusion from the accepted or well known facts, यानी कि जो फैक्ट्स हम लोगों को पहले से मालूम है या जो फैक्ट्स हकीकत है, एक्सेप्ट किए हुए हैं, उससे कोई कंक्लूजन निकालना, उसे हम क्या कहते हैं? डिडक्शन कहते हैं। जैसा कि all men are mortal, all men are mortal, we are men therefore we are also mortal। क्या मतलब हुआ कि तमाम इंसानों ने, तमाम मेंस जो है वो मॉर्टल हैं, फानी है, खत्म हो जाने वाले हैं, तो हम भी इंसान है, तो डेफिनेटली हमारी भी डेथ होगी। तो ये क्या थी? हकीकत थी। ये हमने इस रिजल्ट को यूज किया मॉर्टल वाले को, तो उससे हमने कहा कि हम भी इंसान हैं, तो इसलिए हम भी क्या हैं जी? मॉर्टल हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा डेफिनेशन है जो कि है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट एक सेंटेंस है। अ सेंटेंस आर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी कि सेंटेंस या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच में बी ट्रू, यानी कि जो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है, बट नॉट बोथ, यानी कि एट अ टाइम दोनों इसके अंदर कंडीशन नहीं पाई जाती, यानी कि वो ट्रू भी हो और फॉल्स भी हो। तो इन दोनों में से एक कंडीशन हो सकती है, या तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी।
उसको हम क्या कहते हैं जी, स्टेटमेंट। यानी कि ऐसा सेंटेंस जो मैथमेटिकली, वो सेंटेंस मैथमेटिकली एक्सप्रेशन भी हो सकती है और सेंटेंस भी हो सकता है, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो हम उसे क्या कहते हैं जी, स्टेटमेंट कहते हैं। अच्छा, अब यहां पर देखें बेटा, ट्रू स्टेटमेंट क्या हो सकती है? अगर हमारे पास x नॉन जीरो है, m और n इनकी पावर्स हैं, जो कि क्या हो सकती है हमारे पास नंबर, रियल नंबर्स हैं। अच्छा, अब देखें बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये आपके पास क्या बन गई, ट्रू स्टेटमेंट बन गई। यहाँ पर क्या है, 22 और 7, 22 और 7 क्या है, रैशनल नंबर है। ये क्या होता है, इरेशनल। तो 22 ओवर 7 रैशनल है, जो कि इरेशनल में बिलोंग नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी, ट्रू होगी। इसी तरह से फॉल्स की भी मैंने एक दो एग्जांपल लिखी है। 3 + 4 क्या होता है, 7 होता है, यहाँ क्या लिखा 8, तो इसका मतलब है ये भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद देखें इंटीजर, इंटीजर नॉट इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर सबसेट होते हैं किसका, इंटीजर्स का, तो ये भी क्या हो गई, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। उसके बाद कुछ लॉजिकली ऑपरेशंस हैं, जो तकरीबन 6 ऑपरेशंस हैं जो यहाँ हमने डिस्कस करने हैं। तो पहला ऑपरेशन है नेगेशन, नेगेशन नॉट भी कहते हैं, तो इसका सिंबल ये है नेगेशन, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, नेगेशन, ये इसका सिंबल है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, इफ P इज द स्टेटमेंट, यानी कि कोई स्टेटमेंट है उसका नाम हमने क्या रख लिया, P रख लिया। इफ P इज द स्टेटमेंट, इट्स नेगेशन, इसको हम इस तरह लिखेंगे, ये नेगेशन ऑफ P, यानी कि रीड कैसे करेंगे, रीड एज नॉट P या फिर नेगेशन ऑफ P इज द अपोजिट ऑफ P, यानी कि P का जो अपोजिट होगा उसको हम क्या कहते हैं, नेगेशन P कहते हैं। इसकी ट्रुथ टेबल बनाइए। तो बेटा देखें P में क्या है, अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो इसके नेगेशन में वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, और अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी नेगेशन में क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। यानी कि P क्या है, कोई भी एक स्टेटमेंट हो सकती है। स्टेटमेंट मीन जैसे हम लोगों ने पढ़ा, कोई मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हो सकती है या फिर कोई सेंटेंस हो सकता है। अच्छा, सेकंड नंबर पे बेटा आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन का साइन ये वाला है, इसे क्या कहते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन मींस एंड, कंजंक्शन एंड। अच्छा, डेफिनेशन क्या है बेटा, अ कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स की जो कंजंक्शन है, वो दो स्टेटमेंट कौन सी है, एक स्टेटमेंट P है और एक स्टेटमेंट Q है, रिटन एज P एंड Q, P एंड Q। रीड कैसे करेंगे बेटा इसे, P एंड Q, P एंड Q, P एंड Q। कंजंक्शन मींस इसको रीड करते हैं P कंजंक्शन Q या P एंड Q, ठीक है। ट्रुथ वैल्यूज इसकी क्या है, P एंड Q is true only when both P and Q are true, यानी कि दोनों स्टेटमेंट अगर ट्रू होंगी, P अलहदा स्टेटमेंट है, Q अलहदा स्टेटमेंट है, तो इनकी कंजंक्शन तब जाके ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स। इन दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हुआ तो क्या होगा, इसकी कंजंक्शन फॉल्स हो जाएगी। तो यहां पर देखिए बेटा, इसका यही लिखा हुआ है, P and Q is true only when both P and Q are true, अदरवाइज इट इज फॉल्स। तो ये इसका टेबल है। तो टेबल बनाना बहुत ही इजी है बेटा। यहाँ पर ये दो सेंटेंस में लिखे हुए हैं, P है और एक Q है, यानी दो स्टेटमेंट है। तो आप यूं क्या करें, इन दोनों को पहले यहाँ पर ट्रू ट्रू लिख लें और फिर क्या लिख लिया करें, फॉल्स और फॉल्स। ये बनाने का मेथड है। अच्छा, उसके बाद यहाँ क्या कर लें, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, यानी कि ये कैटेगरीज बन गई हमारे पास ना। पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, दो सेंटेंस हैं, उन दोनों में ये पॉसिबिलिटीज पाई जा सकती हैं। अच्छा, अब बेटा देखें, इन दोनों से हमने क्या बनाना है, कंजंक्शन। तो कंजंक्शन उसने क्या कहा था कि कंजंक्शन ओनली ट्रू होती है जब दोनों ट्रू हो, बोथ P एंड Q आर ट्रू। यानी कि इस वर्ड को देखें, कंजंक्शन तब ट्रू होगी जब दोनों ट्रू हैं। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। P and Q is true only when both P and Q are true, ये दोनों ट्रू है, ट्रू। तो अब देखें, ये इसमें से कोई एक भी फॉल्स है तो ये क्या आता जाएगा, फॉल्स आता जाएगा। देखें, ट्रू फॉल्स, फॉल्स हो गया, फॉल्स ट्रू, फॉल्स हो गया, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन क्या है बेटा, द डिसजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट, यानी कि दो स्टेटमेंट की डिसजंक्शन। एक स्टेटमेंट का नाम क्या रखा हुआ है, P, और दूसरी स्टेटमेंट का नाम क्या है, Q है, इज रिटन एज P डिसजंक्शन Q, या फिर हम इसे पढ़ते हैं PRQ, PRQ। रीड, ये लिख दिया आगे,
रीड एज पी आर क्यू, ये आर लिखा है पी आर क्यू, हम इसे कैसे पढ़ेंगे पी आर क्यू, पी आर क्यू, यानी कि ये साइन किसका है, डिसजंक्शन का, पी आर क्यू। अब इसका ट्रुथ टेबल क्या है, पी आर क्यू इज ट्रू, यानी कि पी आर क्यू क्या होगा, ट्रू होगा व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ पी एंड क्यू इज ट्रू, यानी कि पी और क्यू दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो इसकी डिसजंक्शन में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इसमें बेटा हमने क्या पढ़ा था, कंजंक्शन में दोनों का ट्रू होना लाजमी है। इसमें क्या है जी कि कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो भी ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अच्छा, तो अब इसका टेबल बनाते हैं, वही मेथड, यानी कि स्टेटमेंट्स में मैंने कहा था आप पहले इन दोनों को क्या रख लिया करें, ट्रू ट्रू, उसके बाद ये फॉल्स और ये फॉल्स, ये आ गया ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। अब ये दोनों ट्रू हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू आ जाएगा। इन दोनों में से कोई एक ट्रू है तो भी क्या होगा, ये ट्रू, ये ट्रू है तो फिर भी क्या होगा, ट्रू होगा। इन दोनों फॉल्स हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा। तो डिसजंक्शन मींस दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट, एटलीस्ट वन स्टेटमेंट भी ट्रू होगी तो यहां पर डिसजंक्शन उसकी क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी, डिसजंक्शन। ठीक हो गया, तो ये इसका ट्रुथ टेबल है। डेफिनेशन याद करनी है और साथ ही इसके ट्रुथ टेबल भी याद करना। उसके बाद फोर्थ पे है इंप्लीकेशन। इंप्लीकेशन का ये साइन है, इंप्लीकेशन ये है जिसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, वो कहता है कि अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म, यानी कि इस तरह की स्टेटमेंट, इफ P then Q, इफ P then Q, क्या मतलब हुआ, इसे रीड कैसे करेंगे, P implies Q, P implies Q, रीड एज P implies Q, यानी कि इस साइन को इंप्लीकेशन कहते हैं और ये दो स्टेटमेंट के दरमियान में आया तो हम इसे रीड करते हैं P implies Q, P implies Q is called the implication or कंडीशनल, दो नाम है इसको, इंप्लीकेशन भी कहते हैं और इसको कंडीशनल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसका ट्रुथ टेबल बेटा, मेन तो ये ट्रुथ टेबल होता है, ये आपने याद रखना होता है एक्चुअली। अच्छा, द ओनली केस वेयर P implies Q is false when P is true and Q is false। क्या मतलब हुआ कि हम स्टार्ट कहां से ले रहे हैं, P से ले रहे हैं, P implies Q कब फॉल्स होगा, उस वक्त फॉल्स होगा जब P ट्रू हो और Q क्या हो, फॉल्स हो, अदरवाइज ये क्या होगा, ट्रू ही रहेगा, अदरवाइज ये ट्रू रहेगा। फिर समझ लें, पहली स्टेटमेंट अगर फॉल्स है, यानी कि P implies Q is false when P is true, पहली स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरी को लाजमी है कि उसे ट्रू होना चाहिए। अगर पहली ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो ये ऑलवेज भी क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इसका ट्रुथ टेबल बेटा इस तरह से बनेगा, पहले तो ये दो स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ये हम कहते हैं ये ट्रू है, ट्रू आ गया, ये क्या होगा, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अच्छा अब देखें उसने क्या कहा, पहले ट्रू है तो लाजमी है कि दूसरे को भी ट्रू होना चाहिए, तो ये आ गया, ट्रू आ गया। ये ट्रू है, पहले ट्रू है तो मस्ट बी सेकंड ऑलवेज बी ट्रू, यहां पर पहले तो ट्रू है लेकिन दूसरी ट्रू नहीं है। देखें, इज फॉल्स व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स, तो ये देखें P तो ट्रू है, Q फॉल्स हो गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स ही आ जाएगा। अच्छा अब देखें पहले ही फॉल्स है तो हमें कंसर्न नहीं है अगली पे कि ये ट्रू है या फॉल्स, तो हमें इससे लेना देना नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ये पहली फॉल्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसको फिर समझ लें बेटा, इंप्लाइज का मतलब ये है कि अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू है तो इट इज नेसेसरी कि अगली स्टेटमेंट भी ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि हम इंप्लाइज कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग ट्रू लेके चलेंगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू होनी चाहिए। अब हम स्टार्टिंग फॉल्स लेके चलें, हमें नहीं पता कि अगली कोई भी स्टेटमेंट हो, चाहे वो ट्रू हो चाहे वो फॉल्स हो, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, ये स्टार्ट ही हमने फॉल्स से किया था, तो इसकी जो इंप्लाइज है, इंप्लीकेशन है, वो क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। तो ये था बेटा हमारे पास इंप्लीकेशन। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लॉजिक ऑपरेटर है हमारे पास बाई कंडीशनल। तो बाई कंडीशनल बेटा क्या होता है, द बाई कंडीशनल ऑफ टू स्टेटमेंट्स, बाई कंडीशनल ऑफ टू स्टेटमेंट, यानी एक स्टेटमेंट हम कहते हैं P है एंड Q इज रिटन एज P
इफ एंड ओनली इफ क्यू, इसको रीड कैसे करते हैं बेटा, रीड एज पी इफ एंड ओनली इफ। इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, पी इफ एंड ओनली इफ, यानी कि आई के साथ 2 दफा अगर एफ आ जाए तो इसे कैसे रीड करते हैं, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। तो ये जो साइन है, ये साइन किस चीज का कहलाता है, बाई कंडीशनल, यानी कि पी एंड क्यू इज रिटन एज पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, read as p if and only if q, or p if and only if q। ट्रूथ वैल्यू बेटा इसकी क्या होती है, अच्छा p इसको कैसे रीड करते हैं, if and only if q ट्रू होगा only when both p and q have the same truth values, मतलब या तो दोनों ट्रू हो या फिर दोनों फॉल्स हो। तो क्या होगा हमारे पास, ये जो बाई कंडीशनल है वो ट्रू होगा, दोनों वैल्यूज में से अगर कोई एक वैल्यू भी फॉल्स होती है तो ये बाई कंडीशनल क्या होगा, फॉल्स होगा। तो मजीद बेटा हम इसका टेबल बनाते हैं, यहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो वही जो मैंने आपको सिखाया था स्टेटमेंट्स, इसकी पहली स्टेटमेंट ट्रू लेते हैं, ट्रू ट्रू, उसके बाद दोनों क्या ले लेते हैं, फॉल्स फॉल्स ले लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, एक ट्रू आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये आ जाएगा ट्रू और ये आ जाएगा फॉल्स। अच्छा ये तो अब हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। तो अगर आपके पास क्या हो, P एम्प्लाइज Q हो और Q एम्प्लाइज P हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब यही होता है P if and only if Q, यानी कि दोनों P एम्प्लाइज Q है और Q एम्प्लाइज P है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा अगर हम ये ना लिखें तो भी हम P और Q से ये डायरेक्ट रिलेशन बना सकते हैं। यहां मैंने लिख दिया। अब बेटा P एम्प्लाइज Q में हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि P एम्प्लाइज Q में ये सिर्फ उस वक्त फॉल्स होगा जब पहली वैल्यू ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो, ठीक है। उसके अलावा ये सारे क्या होंगे, ट्रू होंगे। अब यहां पर देखें, जब पहली वैल्यू ट्रू है तो लाजमी है कि दूसरी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। तो ये बन गया आपके पास ट्रू। अब ये पहले ट्रू है दूसरी फॉल्स है तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। इसका भी क्या होगा, ये फॉल्स। अब पहली वाल फॉल्स है तो दूसरी से हमें कोई कंसर्न नहीं है, तो ये क्या बन गया जी, ट्रू बन गया। अच्छा अब Q इंप्लाइज P है, यानी कि Q इंप्लाइज P, यानी कि ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा। अच्छा अब ये पहली वैल्यू ट्रू है तो दूसरी भी क्या होगी, ट्रू होगी। अच्छा पहली ही फॉल्स है तो दूसरे से हमें कोई कंसर्न नहीं है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा। दूसरी ये क्या है, ट्रू है तो दूसरी को लाजमी है कि ट्रू होना चाहिए, ये ट्रू है ये फॉल्स है तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, फॉल्स आ जाएगा। ये फॉल्स है, पहली ही फॉल्स है, दूसरी को हमने देखना ही नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, ट्रू बन जाएगा। अच्छा इसका हमने रिलेशन क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि P इफ एंड ओनली इफ Q, सॉरी यहां पर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। ये हमारे पास उस वक्त ट्रू होगा जब दोनों ट्रू हो। ये दोनों क्या हैं, ट्रू आ गए, ये दोनों ट्रू और ये दोनों ट्रू हैं, तो यहां पर ट्रू आ जाएगा। इस ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स आ जाएगा और ये भी फॉल्स, क्योंकि देखें फॉल्स ट्रू फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स। ये ट्रू उस वक्त होता है जब दोनों क्या हो, ट्रू हो या दोनों क्या हो, फॉल्स हो। दोनों ट्रू हो, बोथ ट्रू और बोथ फॉल्स, सॉरी, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो तो ये क्या होता है, ट्रू होता है। तो ये हमारे पास टेबल था बेटा किसका, बाई कंडीशनल का। अच्छा नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट लॉजिक ऑपरेटर है कंडीशनल्स रिलेटेड विद गिवन कंडीशनल, यानी कि एक कंडीशन के साथ दूसरा कंडीशनल जो रिलेट किया गया हो तो उसको हम किस तरह से स्टडी करते हैं। उसके लिए बेटा एक यहां पर मैंने स्टेटमेंट ली हुई है, let P and Q be the statements and P implies Q be a given conditional, यानी कि ये कंडीशनल है मेरे पास P implies Q, तो इसके ऊपर मैं दोबारा दूसरी कंडीशन अप्लाई करता हूं। तो अगर मेरे पास P implies Q है तो इसको मैं यूं लिख दूं Q implies P, यानी कि डायरेक्शन चेंज कर दी, तो इसको क्या कहते हैं, कन्वर्स कहते हैं, किसका, P implies Q का, यानी कि
P इंप्लाइज Q, Q पहले लें और P बाद में लें, तो ये क्या बन जाएगा, कन्वर्स बन जाएगा। अच्छा, अब दोनों के ऊपर क्या अप्लाई कर दें, यानी कि P इंप्लाइज Q है, दोनों के ऊपर नेगेशन अप्लाई कर दें, नॉट अप्लाई कर दें, यानी कि नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज नेगेशन ऑफ Q, तो ये क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है, किसका, P इंप्लाइज Q का, यानी कि इस कंडीशन का ये क्या कहलाता है, इनवर्स। अच्छा, अब ये दोनों एट अ टाइम अप्लाई करें, दोनों एट अ टाइम, यानी कि कन्वर्स भी कर दें और इनवर्स भी, यानी कि पहले कन्वर्स किया तो ये चीज बनेगी, इसके ऊपर ये अप्लाई कर दें, तो क्या बन जाएगा, नेगेशन Q इंप्लाइज नेगेशन P इज कॉल्ड द कंट्रापोजिटिव। कंट्रापोजिटिव किसका कहलाएगा, P इंप्लाइज Q, तो ये भी शॉर्ट में डेफिनेशन में आ जाती है। थ्योरी वैसे इस चैप्टर की बहुत सारी है, मैंने कोशिश की है कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो मेन कंसेप्ट है वो मैं यहाँ पर आपको समझा दूं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बेटा डेफिनेशन हमारे पास आती है थ्योरम। थ्योरम तो वैसे आप लोग पढ़ते भी रहते हैं, एक्चुअली ये होता क्या है, A theorem is a mathematical statement, ये एक स्टेटमेंट ही होती है, that has been proven true based on previously known fact। थ्योरम एक ऐसी मैथमेटिकली स्टेटमेंट है जिसको हम प्रूव करते हैं जो ऑलरेडी प्रूव्ड होते हैं, किससे, नॉन फैक्ट से। देखें, मैथमेटिकल स्टेटमेंट हैज बीन प्रूवन, यानी कि जो पहले से प्रूव हो चुके होते हैं, यानी कि ट्रू होते हैं, प्रूव हो चुके होते हैं, ट्रू होते हैं, बेस्ड ऑन द प्रीवियसली नॉन फैक्ट्स, जो प्रीवियस फैक्ट्स हमारे पास होते हैं उनको देख के हम इनको प्रूव कर चुके होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, थ्योरम कहते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल है, देखें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। जी, हम ऑलरेडी पहले इसको प्रूव कर चुके हैं कि क्वाड्रिलेटरल के जितनी भी फोर साइडेड फिगर है उनके इंटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 360 डिग्री होता है, तो ये भी एक थ्योरम की स्टेटमेंट होगी। अच्छा, उसके बाद बेटा ये भी थ्योरम की एग्जांपल है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वैसे ये डेफिनेशन में भी आ सकता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है कि एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 से बड़ा कोई भी इंटीजर होगा, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि कोई भी नंबर ग्रेटर देन 1 होगा तो उसे यूनिकली, यानी कि वो सिर्फ एक ही हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, उस नंबर को हम यूनिकली तौर पर, मतलब उसके अलावा उसका कोई और पेयर नहीं बन सकता। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा थ्योरम की, और ये डेफिनेशन भी है, फर्मत लास्ट थ्योरम। फर्मत लास्ट थ्योरम क्या होता है, देयर आर नो 3 पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि कोई भी 3 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है ए बी सी सच दैट, जो इस कंडीशन को या इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करें, जबकि n क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2। अगर n 2 रख दें तो फिर तो ये सेटिस्फाई हो जाता है, वो क्या बन जाता है, पैथागोरस थ्योरम बन जाता है। पैथागोरस थ्योरम, n क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा, यानी कि n की वैल्यू 2 से बड़ी हो और a b c की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस स्टेटमेंट को ट्रू साबित करे, तो इसको कहते हैं फर्मत लास्ट थ्योरम। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा कंजक्चर्स क्या होते हैं, कंजक्चर्स। अच्छा, a conjectures is a mathematical statement that is believed to be true based on observations but has not yet been proven, यानी कि ऑब्जर्वेशन की बेस पे हमने कहा हो कि वो ट्रू हैं, लेकिन उनको हम अभी तक प्रूव नहीं कर चुके, यानी कि एक्सपेरिमेंटली हम उसे प्रूव नहीं कर सके, जस्ट ऑब्जर्वेशन की, हमने देखा, इससे पूछा उससे पूछा, तो ये ऑब्जर्व किया हमने, ये ट्रू है, लेकिन हमने इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव ना किया हो तो वो क्या कहलाती हैं, कंजक्चर्स कहलाती हैं। ठीक है। अच्छा, इसके आगे गोल्डबैक कंजक्चर्स क्या होते हैं, गोल्डबैक कंजक्चर्स। अच्छा, एवरी इवन इंटीजर, वो ये कहता है कि एवरी इंटीजर, इवन इंटीजर जो ग्रेटर देन 2 हो, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, यानी कि एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा कोई भी इंटीजर हम उसको सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं, जैसे कि 4 है,
2 प्लस 2 दोनों प्राइम नंबर हैं। 6 3 भी प्राइम नंबर है और 3 प्लस 3 लिख सकते हैं दोनों प्राइम नंबर्स में। 8 है, इवन है, इंटीजर है, 3 प्राइम 5 भी प्राइम। इस तरह से 12 को क्या लिख सकते हैं 5 और 7, यानी कि कोई भी इंटीजर जो 2 से बड़ा हो उसे हम सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है बेटा एक्सियम्स। एक्सियम्स क्या होते हैं? ये भी थ्योरम से ही मिलती जुलती है। एक्सियम्स आर फंडामेंटल स्टेटमेंट दैट आर एक्सेप्टेड ट्रू विदाउट रिक्वायरिंग प्रूफ। थ्योरम जो होता है उसके लिए प्रूफ चाहिए होता है, तो ये विदाउट रिक्वायरिंग प्रूफ हम कहते हैं कि ये एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये एक मिनी थ्योरम होता है, ये भी ऑलरेडी नॉन फैक्ट से ड्राइव्ड किया हुआ होता है, प्रूव किया होता है। तो ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसे हम कहते हैं ये ट्रू है, इसके लिए हमें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती, उसे हम कहते हैं एक्सियम। अच्छा, ये आगे कुछ एग्जाम्पल है। यूक्लिड एक्सियम्स क्या होती है? A straight line can be drawn between any two points, यानी कि कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो सकती है, तो इसको हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। तो इसको क्या कहते हैं? यूक्लिडीज एक्सियम्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है बेटा पीनो एक्सियम्स। पीनो एक्सियम्स ये क्या होती है? एवरी नेचुरल नंबर हैज अ सक्सेसर व्हिच इज आल्सो नेचुरल नंबर। सिंपल सी बात है, एवरी नेचुरल नंबर यानी कि हर नेचुरल नंबर का अगला जो नेचुरल नंबर है वो आल्सो क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट बेटा एग्जांपल में आता है एक्सियम्स ऑफ एक्सटेंशनलिटी। एक्सियम्स ऑफ एक्सटेंशनलिटी क्या होती है? टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव सेम एलिमेंट्स, यानी कि कोई से दो सेट्स लें वो इक्वल होंगे अगर उनकी तादाद भी सेम हो और उसके अंदर एलिमेंट भी सेम हो, तो इसको हम कहते हैं एक्सियम्स ऑफ एक्सटेंशनलिटी। उसके बाद बेटा एक और डेफिनेशन है सिंपल सी, पोस्टुलेट क्या होता है? ये भी एक्सियम से मिलता जुलता है। वो कहता है पोस्टुलेट इज अ स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज अ ट्रू विदाउट एनी प्रूफ बट इट इज एसोसिएटेड विद ज्योमेट्री। एक्सियम जो होता है वो वाइडली हम लोग अलजेब्रा में यूज करते हैं, हर जगह इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन पोस्टुलेट क्या होता है? वो ज्यादातर ज्योमेट्री में यूज करते हैं। तो ये था बेटा चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन, जिसमें मोस्टली हमने डेफिनेशन और लॉजिक ऑपरेटर्स को डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, बट आपने ये डेफिनेशन बोर्ड के पेपर के लिए तैयार करनी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।